बात की थी इससे पहले, हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की भी बात की थी, उस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल भी किए। अब आगे हम चलते हैं। अब बात आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। आपको पता है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम जनरल शुरुआत में अगर हम बात करें, द रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल इनटू व्हिच व्हेन अनदर चार्ज पार्टिकल इज ब्रॉट इन इट एक्सपीरियंस अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसी भी चार्ज पार्टिकल का एक रीजन होता है जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आते हैं तो वो जो दूसरा चार्ज पार्टिकल होता है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। खैर, इससे पहले जब हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, आपको पता है कि कूलम्स लॉ से हमें क्या मिला। कूलम्स लॉ किन्हीं भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है डिफाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस केप्ट एट अ डिस्टेंस। क्या होता है? कूलम लॉ यही तो करता है। कूलम लॉ हमारा जो होता है provides a method to find the magnitude of electrostatic force between the two point charges kept at a distance from each other। दो चार्ज, हमने कूलम लॉ में यही पढ़ा था कि अगर दो चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो उन चार्जेस के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। और हमने वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हमने निकाला था। आपको फॉर्मूला भी याद होगा कि उनके बीच जो फोर्स लगता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने फाइंड किया था, ठीक है। या इसको हमने ऐसे भी लिखा था F इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर फ्री स्पेस में रखा है। कूलम लॉ ने ये बताया हमको कि अगर कोई दो पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं या पॉइंट चार्जेस हैं, तो उनके बीच एक फोर्स एक्ट करता है अगर वो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखें। लेकिन कूलम लॉ से हमें ये नहीं पता चला कि कैसे वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। दे एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर, ठीक है। ए फोर्स डेवलप बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स केप्ट एट अ डिस्टेंस, बट we are not able to find through the Coulomb law कि how they exert force on each other, how they exert electrostatic force on each other। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर डिफाइन हुआ। कूलम लॉ मैकेनिज्म नहीं डिफाइन कर पाता, ठीक है। कूलम लॉ मैकेनिज्म नहीं डिफाइन कर पाता कि कैसे एक दूसरे से डिस्टेंस पर रखे हुए चार्ज पार्टिकल्स का एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं। तो यहां पर बात आई इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इन जनरल में हम बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल जाते हैं। आप उस बात को समझ जाएंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, ये हमें ये कॉन्सेप्ट हमको बताता है, ठीक है। इट हेल्प्स अस, इट एक्सप्लेन्स कि हाउ ए चार्ज एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द अनदर चार्ज। जो कूलम लॉ नहीं बताता वो ये बताता है कि कैसे एक चार्ज दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करता है, ये वो एक्सप्लेन करता है उस चीज को, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हम एक चार्ज कंसीडर करते हैं, ठीक। सपोज हमने एक पॉजिटिव चार्ज Q कंसीडर किया। हम एक चार्ज कंसीडर करते हैं और इस चार्ज को हम कहते हैं सोर्स चार्ज। इस चार्ज को कहते हैं हम सोर्स चार्ज। फिर ये जो चार्ज होता है, ठीक है, याद रखिए हर चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन द स्पेस अराउंड द चार्ज, ठीक है। ईच चार्ज हाउस एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट इन द स्पेस। हर चार्ज का अपने स्पेस में अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है, कि इसका ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने डिफाइन कर दिया। ये चार्ज है और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ध्यान रखिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम दिखा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कही जाती हैं। इसका कॉन्सेप्ट इसके बाद आता है।
कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो की जाती हैं, कैसे होती हैं। यहाँ सिर्फ इन जनरल आप समझ लीजिए कि इनसे हम इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दें। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, मान लीजिए इसे कुछ दूरी पर यहाँ पर कोई पॉइंट है और ये मान लिया हमने पॉइंट P है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट बोलेंगे इसको हम। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। यहां पर हम एक चार्ज रखते हैं Q0। इस चार्ज को बोला जाता है टेस्ट चार्ज। इस चार्ज को क्या बोला जाता है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, वहां पर हम एक चार्ज रखते हैं पॉजिटिव चार्ज। इस चार्ज को क्या बोला जाता है, टेस्ट चार्ज। हमेशा ध्यान रखिएगा ये टेस्ट चार्ज जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, पहली बात। दूसरी बात, इस टेस्ट चार्ज का अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। दिस टेस्ट चार्ज हैज नो ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये टेस्ट चार्ज का अपना कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। याद रखिएगा ये टेस्ट चार्ज का हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कहीं भाई किसी कोई पॉइंट पे डिफाइन करने के लिए। ये जो टेस्ट चार्ज होता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज देते हैं, और ये टेस्ट चार्ज जो होता है इसका अपना कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। जब इस टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में रखा जाता है, ठीक है, उस रीजन में, जब कहने का मतलब ये है कि ये जो रीजन है इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो प्रभाव है वो किसका है, इस सोर्स चार्ज का है, इसका अपना कोई वो नहीं होता है। तो इसके जो सोर्स चार्ज है इसके रीजन में रखे होने के कारण इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई होता है, इस तरह से, ठीक, इस तरह से एक फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये टेस्ट चार्ज होता है ये पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज। तीसरी बात, ये बहुत स्मॉल होता है, ये जो टेस्ट चार्ज होता है ये बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल होता है, मतलब इसकी वैल्यू अप्रॉक्स लगभग समझ लीजिए 0 के बराबर है। 0 नहीं है लेकिन लगभग, मत कहने का मतलब ये है कि दिस इज वैनिशिंगली स्मॉल टेस्ट चार्ज, बहुत बहुत माइन्यूट, बहुत छोटा टेस्ट चार्ज होता है। और दूसरी बात, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। दूसरी बात, तीसरी बात, इसका अपना कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है कि जो कि इसको, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर सके, ठीक। ये आपका सोर्स चार्ज होता है और ये हमारा क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है। बात समझ गए। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पॉइंट P, यहाँ जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे इन ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, हम जानते हैं कि फोर्स कितना लगता है, F = K/Q1, ये एंड Q2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अपॉन डिस्टेंस, इनके बीच मान लीजिए डिस्टेंस कितनी r है, तो डिस्टेंस इतना फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज डिफाइंड एज, ये जो फोर्स होता है अपॉन वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज Q0। तो यहां से अगर हम देखेंगे E = F/Q0, और F की वैल्यू हमको पता है क्या है, Q0 अपॉन r² इंटू Q0, ये कैंसिल आउट होगा, वैल्यू क्या आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, KQ अपॉन r²। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहीं पर इसको ऐसे भी लिखा जाता है। इतनी बात आप समझ गए। बात समझने की कोशिश कीजिए। हमने जो बात कही कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि हर चार्ज जो होता है उसका, उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, एक उसका प्रभाव क्षेत्र होता है, ठीक है, एक जोन होता है, ठीक है, जो उस जोन में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो जो पूरा जोन होता है, उस पूरे जोन में उसके चारों एक रीजन होता है, एक स्पेस होता है जहां उसका उस चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है, ठीक है। अगर इस रीजन में आप कोई दूसरा चार्ज लाते हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में अगर आप कोई दूसरा चार्ज लाते हैं तो होगा क्या कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के कारण ये उस पर एक फोर्स अप्लाई करता है,
ठीक है, एक फोर्स लगाता है। वही फोर्स की हमने बात की थी, वो फोर्स कौन सा होता है, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो कूलम्ब लॉ में आपने डिफाइन किया था। दूसरी बात है ये, अब आप देखिए किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो सकती है, मगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसकी वैल्यू कहाँ तक रहता है, ये रीजन कहाँ तक जाता है, ये इनफाइनाइट तक जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ये इनफाइनाइट तक, इंटेंसिटी डिक्रीज हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन ये इनफाइनाइट तक जाता है। ये बात हम हमेशा याद रखें। तीसरी बात ये है, ध्यान दीजिए, ये टेस्ट चार्ज हो ना हो, कोई दूसरा चार्ज हो ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक्ट करता है, ये हमने चार्ज इसलिए रखा है। ये जो टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट हम लाए ही, किसी पॉइंट को, किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट को लिया, वहां पर हमें अगर किसी चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी अगर इंटेंसिटी पता करनी है, तो उसके लिए हमने ये कॉन्सेप्ट, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये मालूम करने के लिए थ्योरेटिकली हमने जनरेट किया इसको। दे क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है। दूसरी बात, तीसरी बात, हम कंसीडर करते हैं कि इसका अपना कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका कोई भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तभी मैं बार बार आपसे कह रहा हूं प्रैक्टिकली ये नहीं है यहाँ पे, हाँ ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो जनरेट किया गया, ठीक। हमने उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे रखा, तो हमने देखा कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखने का इस पे एक फोर्स लगेगा, इस तरह से हमने फोर्स की वैल्यू निकाली, कूलम्ब लॉ से आपको पता है। फिर हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, E = F/Q0, राइट। तो हमने यहाँ पर E = F/Q0, F की वैल्यू हमको पता है, F की वैल्यू की Q0 ये हमारा आ गया, E = KQ/R², या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E = 1/4π∗Q/R², ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, दूसरी चीज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ऐसा यूनिट क्या है, यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम्ब। यूनिट क्या होगी, न्यूटन, फोर्स न्यूटन, चार्ज कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, वही जो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन होता है, यही E का भी डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी वही डायरेक्शन होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होता है, ठीक है। दूसरी बात ये जो चार्ज होता है, याद रखिएगा, जो ये हमारा सोर्स चार्ज है, जो कोई भी चार्ज होता है, वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो चार्ज होता है, ये अपने ही इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण खुद यहाँ पर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ये जो चार्ज है, ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण खुद में कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जो दूसरा कोई चार्ज रखा है, ठीक है, जो दूसरा चार्ज रखा है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी चार्ज अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये खुद भी कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ठीक है। अब याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक स्पेस प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, स्पेस प्रॉपर्टी क्या होती है, स्पेस प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, अब बात आती है कि अगर ये चार्ज नेगेटिव तो क्या होगा, अगर ये चार्ज नेगेटिव -2 तो क्या हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाएंगे, किधर की तरफ दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आता हुआ दिखाएंगे। मतलब जब फोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर की तरफ जाएंगे, बाहर की तरफ, और जब ये नेगेटिव होगा तब अंदर की तरफ। अब यहाँ पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो किधर की तरफ करेगा। अब जब आप दिखाएंगे तो ये फोर्स किधर की तरफ, इधर की तरफ एक्सर्ट करेगा, अंदर की तरफ एक्सर्ट करेगा, ठीक। तो ये मैकेनिज्म है, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिसके कारण
एक चार्ज का जब दो चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे जाते हैं तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है ये हम कूलम्ब्स लॉ में पढ़ चुके हैं, उसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ठीक है हाँ, कहीं कहीं पर इसको ऐसे भी लिखा जाता है E इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो एफ अपॉन क्यू, ऐसे भी लिखा जाता है। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, एक ही बात है क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि जो सोर्स टेस्ट चार्ज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो एफ अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो E और R डिस्टेंस के बीच आप वो तो कॉमन सी बात है, आपको पता ही है। अगर E और R के बीच ग्राफ बनाएंगे डिस्टेंस के बीच तो कैसा ग्राफ आएगा? क्यों? E क्या है? E प्रोपोर्शनल 1/r²। याद है कि नहीं यार? इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इस तरह का ग्राफ आएगा आपका E और उसके बीच में, E और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और R के बीच में। बात समझ गए? ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे। राइट, अब हम वेक्टर फॉर्म में फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बात हमको पता चली, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन वही होता है सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। हमने पहले भी बात की कि डायरेक्शन वही होगा जो टेस्ट चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन होता है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको पता ही है। ठीक है, ये सब की पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, आपको पता है कि अपने जो भी सोर्स चार्ज होता है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, टेस्ट चार्ज जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और टेस्ट चार्ज कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट नहीं करता है और ये बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, अब हम वेक्टर फॉर्म में बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वेक्टर फॉर्म में बात करते हैं। ठीक है, सपोज करिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, x है, y है, z है। मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई पॉइंट P लिया। ठीक है, यहाँ पर पहले मानिए कि यहाँ पर कोई
पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है कहाँ पर, पॉइंट O पर। यहाँ पॉइंट P पर, ठीक है, मान लीजिए हमने कोई टेस्ट चार्ज रखा Q0। अब देखिए ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, हमने क्या मान लिया, R OP, ठीक है। इसका टेस्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, OP हुआ, हमने क्या मान लिया, R। ये डायरेक्शन तो है, डायरेक्शन को आपको पता है, यूनिट वेक्टर से हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये सोर्स चार्ज है आपका यहाँ पर पॉइंट O पर। जो सोर्स चार्ज है इसके कारण यहाँ पॉइंट P पर, या ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इसके कारण यहाँ पॉइंट P पर ये जो टेस्ट चार्ज होगा एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस तरह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज, हमने पॉइंट चार्ज को प्लेस किया कहां पर, सोर्स चार्ज को सॉरी प्लेस किया O पर। सोर्स चार्ज Q is placed at point O। पॉइंट O पर आपने सोर्स चार्ज Q को प्लेस किया, टेस्ट चार्ज is placed at observation point P। और हमने ये जो टेस्ट चार्ज था हमारा, इसको हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट सपोज P पर हमने वो किया, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमने मान ली, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x y और z। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट P आपको पता ही है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मान ली। अब देखिए पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, लेट OP इज इक्वल टू क्या मान लिया, पोजीशन वेक्टर क्या है OP इज इक्वल टू क्या मान लिया, पोजीशन वेक्टर वैल्यू क्या मान ली, R मान ली, वैल्यू क्या मान ली, R मान ली, ठीक। अब देखिए इसके आगे हम चलते हैं, पहले भी आप किए हैं, ऐसे ही आपने कूलम लॉ में भी किया है, आपको सारी बातें पता है वेक्टर फॉर्म में, यूनिट वेक्टर वगैरह कैसे निकाला जाता है। तो अब देखिए, ड्यू टू सोर्स चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, force on test charge due to source charge at point P। पॉइंट P पर जो टेस्ट चार्ज है, सोर्स चार्ज, इसके कारण यहाँ पर इसके कारण सोर्स चार्ज के कारण यहाँ पर इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा, इस पे F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q इंटू Q नॉट अपॉन डिस्टेंस R स्क्वायर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या है, R है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस में है Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, यहाँ इसको मॉड R का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस है, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। अब ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करें, इतना देख लिया आपने, ठीक है, हमने फोर्स देखा दोनों के बीच। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी E इज इक्वल टू, आपको फार्मूला पता है क्या होता है, फोर्स अपॉन वैल्यू इसकी टेस्ट चार्ज कितनी रहेगी, Q नॉट। F की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R, ठीक। अब देखिए यहां पर जब हमने फोर्स निकाला, फोर्स हमको वेक्टर फॉर्म में रखना था, ठीक। तो जब आपने ये फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला आपने वैल्यू रखी यहां पर, तो हमें डायरेक्शन भी तो दिखाना होगा। और डायरेक्शन हम कैसे दिखाते हैं, डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, यूनिट वेक्टर से दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर दिखा देंगे। ये यूनिट वेक्टर R क्या दिखा रहा है, फोर्स का डायरेक्शन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, फोर्स का डायरेक्शन दिखा रहा है। भाई वेक्टर क्या होता है, कोई भी वेक्टर है, मान लीजिए A, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ, इसमें क्या क्या होता है, एक तो मॉड मतलब मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरा क्या होता है डायरेक्शन। और डायरेक्शन को किससे दिखाते हैं, डायरेक्शन को किससे दिखाते हैं, यूनिट कैप से दिखाते हैं, यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये लिखा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको दिखानी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज की वैल्यू, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q
क्यू नॉट अपॉन मॉड स्क्वायर इंटू हमने यहाँ पर यूनिट वेक्टर लिखा है आर अपॉन क्या वैल्यू है क्यू नॉट। ठीक, तो अब जब हम आगे चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन मॉड आर का स्क्वायर, ये क्यू नॉट आ जाएगा नीचे से हो जाएगा इनटू आर, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, ठीक है, मॉड आर का स्क्वायर इनटू आर। अब आर कैट को क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो यूनिट वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, ए कैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए हो जाएगा। तो वैसे ही आर है, आर यूनिट वेक्टर को आप क्या लिखेंगे, वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर, ये तो लिखेंगे आप यूनिट वेक्टर को। तो यहाँ पर मैं वैल्यू रख देते हैं, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन, अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर वेक्टर आर अपॉन मॉड, तो ये क्या हो जाएगा मॉड आर क्यू इनटू वेक्टर आर। ये आपका वेक्टर फॉर्म में क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वेक्टर फॉर्म में क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब इनटू आर। ठीक है, ये अलग है, ठीक है। तो ये ठीक है, पॉइंट चार्ज के कारण जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में निकालेंगे वैल्यू, वेक्टर फॉर्म में। इतनी बात समझ में आ गई सभी लोग को, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस याद आया आपको, हमने निकाला था, हमने क्या निकाला था, कूलम्ब्स लॉ में क्या निकाला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। हमने वहां क्या बताया था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि एक ही पॉइंट है, अगर कई सारे चार्जेस हैं एक जगह पर, तो किसी एक, उन सारे चार्जेस के कारण किसी एक चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, तो सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण किसी एक चार्ज पर हमने फोर्स निकाला था, तो हमने क्या यूज किया था वहां पे, हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज किया था। जो वहां पर यूज किया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कूलम्ब्स लॉ में, ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस में, वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैसे ही हमको यहाँ पर यूज करना है, लेकिन यहाँ पर हमको क्या निकालना है, फोर्स नहीं निकालना है, यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, बात समझ गए सभी लोग। चलिए आइए देखते हैं, तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं पर एक ग्रुप ऑफ चार्जेस हो या नंबर ऑफ चार्जेस हो और हमको किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, उन सारे चार्जेस के कारण किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, तो वैल्यू क्या होगी। यहीं पर हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज किया था। ठीक है, जब हम कूलम्ब्स लॉ में थे, तो कूलम्ब्स लॉ में पहले तो हमने ये डिफाइन किया था कि कोई दो चार्जेस हैं तो एक दूसरे पर कितना फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट करते हैं। फिर हमने बात की थी कि अगर नंबर ऑफ चार्जेस हो और किसी एक चार्ज पे हमको पता करना हो कि उन चार्जेस के द्वारा उस एक चार्ज पे टोटल फोर्स कितना लगता है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज किया था। तो हमने वहां पर क्या बात की थी, हमने वहां पर यही तो बात की थी कि हर एक चार्ज के कारण उस चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा है पहले वो इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद उस चार्ज पे लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर देते हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स निकल आता है। यही बात यहाँ पर है कि अगर कोई एक पॉइंट हो और नंबर ऑफ चार्जेस हो, ठीक है, और हमको उस एक पॉइंट पे पता करना हो, मान लीजिए Q1 है, Q2 है, Q3 है, अलग अलग चार्जेस हैं, और ये एक पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमसे वो कह रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए हमने पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज अपना Q0 है, तो हम करते क्या है, हर एक चार्ज के कारण हम पहले मान लेंगे जब जिस चार्ज से हमको डील करना है उस चार्ज के अलावा हम मान लेंगे कि बाकी कोई चार्ज यहाँ पर है ही नहीं। सपोज Q3 के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ठीक है, ड्यू टू चार्ज Q3,
तो Q3 के कारण यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे, देन Q2 के कारण निकालेंगे, देन Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर यहाँ पर हम सारी वैल्यूज का वेक्टर सम कर देंगे। और इस तरह से जब डिस्क्रीट नंबर ऑफ चार्जेस हो, ग्रुप चार्जेस हो, नंबर ऑफ चार्जेस हो कहीं पर, तो उनके कारण एक पॉइंट पर हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। डेफिनेशन कहती है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस हैं, ग्रुप ऑफ चार्जेस, उनके कारण किसी एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की विल बी वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगी प्रोड्यूस्ड बाय ईच चार्ज इंडिविजुअल, हर चार्ज के द्वारा जब इंडिविजुअल यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है, उन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर सम जो होगा यहाँ पर, ठीक है, वही वैल्यू होगी एट दैट पॉइंट व्हेन ऑल अदर चार्जेस आर एज्यूम्ड टू बी एब्सेंट। हम ये मान सकते हैं कि जब एक चार्ज के कारण यहाँ पर हम वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हम मानेंगे कि दूसरा कोई चार्ज नहीं है, केवल इस और इस चार्ज को डील करेंगे, ठीक, इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। फिर जब इसको डील करेंगे, राइट, तब हम मान लेंगे कि बाकी कोई चार्ज यहाँ पर नहीं। फिर जब हम इसके कारण यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, तब हम मान लेंगे कि बाकी कोई चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसके कारण जो वैल्यू होगी यहाँ पर, और फिर जो यहाँ पर वैल्यू आएंगी, इन सारी वैल्यूज का हम क्या कर लेंगे, वेक्टर सम कर लेंगे। इस तरह से ग्रुप ऑफ चार्जेस के द्वारा किसी एक पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझ गए? यही सुपरपोजिशन थ्योरम है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम आगे इसकी वैल्यू निकालते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमने कूलम्स लॉ में भी जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के कारण वैल्यू थी वो नहीं निकाली थी, यहाँ भी नहीं, वो हम इसके बाद आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अगर चार्ज हो, ठीक है, सरफेस पे हो या वॉल्यूम में हो या एक लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तब जो वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। ऐसे निकाल, ठीक है। मान लीजिए, मानते हैं कि यहाँ पर चार्ज मान लीजिए ये Q3 है, यहाँ पर चार्ज Q2 है, और यहाँ पर मान लेते हैं चार्ज Q1 है, और यहाँ पर मान लेते हैं चार्ज Qn है, ठीक है। और ये है पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, जहाँ पर हमको वैल्यू निकाली, हमने माना यहाँ पर टेस्ट चार्ज कितना Q0 रखा हुआ, ठीक है। तो अब Q1 के कारण यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको मालूम करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पे जो फोर्स लगेगा ऐसे लगेगा, और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी, ठीक है। हमने बताया था फोर्स के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखाते हैं। मान लीजिए E1, ये Q2 चार्ज के कारण यहाँ पर हमने दिखाया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन है, इसकी वैल्यू हमने क्या दिखाई Q2, ठीक है। ये Q3 है, Q3 के कारण देखें क्या वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जाएगी E3 आएगी, ठीक है। या कह लीजिए फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी, ठीक है। तो अब अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये डायरेक्शन हो जाएगा R3 कैप, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा R2 कैप, ये डायरेक्शन कर दिया R1 कैप, ये हो जाएगा Rn, ये और डायरेक्शन R1, ठीक है। डिस्टेंस हमने मान ली R1, R2, R3, ठीक है। अब हम देखते हैं, ठीक है, ठीक, हमने सपोज किया we have to find the electric field intensity at point P due to number of charges as Q1, Q2, Q3, Q2। हमको क्या करना है
कि इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हमने लिया, टेस्ट चार्ज ले लिया, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है ड्यू टू को नंबर ऑफ चार्जेस। नंबर ऑफ चार्जेस तो कितने Q1 Q2 Q3 दे दे Qn चार्जेस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स सी कि ड्यू टू चार्ज Q1 द फोर्स ऑन पॉइंट P, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इस Q1 चार्ज के कारण यहाँ पॉइंट P पर टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगेगा इसी डायरेक्शन में। तो फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, कितना फोर्स लगेगा, F1 इज इक्वल टू, फोर्स कितना लगेगा भाई, दो चार्जेस हैं, एक चार्ज यहाँ पर Q1 है पॉजिटिव चार्ज, एक यहाँ पर टेस्ट चार्ज Q0 है। तो इसके कारण यहाँ पर इस पर एक फोर्स एक्सर्ट होगा इसी डायरेक्शन में। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F1 होगा भाई, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F1, ठीक है। यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट करेगा F2, यहाँ पर एक फोर्स क्या एक्सर्ट करेगा F3। और हमने कहा कि फोर्स का डायरेक्शन वही होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो यहाँ पर इसके द्वारा इस चार्ज में जो फोर्स लग रहा होगा उसका वो डायरेक्शन होगा। सेम डायरेक्शन होता है। दो चार्जेस जब होते हैं तो एक चार्ज जब दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करता है तो जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन होता है। मतलब यहाँ पर अगर हम Q1 को देखें केवल, तो Q1 यहाँ टेस्ट चार्ज Q0 पर एक फोर्स लगाएगा, किधर की तरफ लगाएगा, बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन सेम होगा। तो मतलब इसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा और इसी डायरेक्शन में ये भी एक्ट करेगा। तो ये Q1 चार्ज Q0 पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, लेट्स फाइंड आउट। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q0 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस आपको पता है कितनी है, इनके भी डिस्टेंस कितनी, R1, डिस्टेंस कितनी है, R1 स्क्वायर इनटू R1 कैप। यूनिट वेक्टर लगाएंगे, क्यों, हमको क्या दिखाना है, डायरेक्शन दिखाना है। ये Q1 का F1 हो गया फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको मैं मिटा दूं, अगर आप लोग मिटा दूं, ठीक है, चलिए इसी को मिटाते हैं। अब ठीक है, अब देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है E1 इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या है, Q0, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे चार्ज Q0, ठीक है। F1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q0 अपॉन R1 स्क्वायर इनटू R1 कैप अपॉन Q0। आपको पता है ये जाएगा पलट जाएगा और ये Q0 कट जाएगा, तो क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो क्या वैल्यू आएगी, E1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इनटू R1 कैप। ये हमने वैल्यू निकाल ली, ठीक है, वैल्यू निकल आई। Q1 के कारण यहाँ ऑब्जर्वेशन पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी भाई, सिंपली आपने F निकाल लिया, दो चार्ज हैं आपका, Q1 है Q0 है, इनके बीच कितना फोर्स लग रहा है आपने फोर्स निकाल लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, F/Q होगा, ठीक है। यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर जो चार्ज है Q0 है, F/Q, आपने F की फोर्स की वैल्यू रखी, ये क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। आप चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं K की फॉर्म में भी, भाई K1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू थी K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इनटू R1 कैप, के डायरेक्शन को दिखाता है, आपको पता है। ये E1 के कारण हो गया। सिमिलरली ड्यू टू Q2, ठीक है। अब देखते हैं Q2 के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमको पता करना है, इस डायरेक्शन में फोर्स, इस पर चार्ज पे फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, F2 लगेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, E2। तो E2 की वैल्यू क्या होगी, ड्यू टू चार्ज Q2, चार्ज Q2 के कारण क्या वैल्यू होगी यहाँ E की, हम अच्छे से निकाल देते हैं। E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2 अपॉन R2 स्क्वायर इनटू R2 कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण आ गई, ड्यू टू चार्ज Q2 चार्ज के कारण आ गई यहाँ ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे। अब देखिए
Q3 चार्ज है, Q3 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E3 क्या आ जाएगी 1/4πε0 इनटू वैल्यू क्या होगी Q3/R3² इनटू R3 कैप, E3 के कारण आएगी। ठीक है, ये E3 के कारण वैल्यू आ गई। अब तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही तो कहता है कि हर इंडिविजुअल चार्ज के कारण यहाँ इस पॉइंट पर इंडिविजुअली हर चार्ज के कारण इस पॉइंट पर हम E कैलकुलेट कर ले। मतलब Q1 के कारण यहाँ इस पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है E1 है, Q2 के कारण कितनी है E2 है, Q3 के कारण कितनी E3 है, कैलकुलेट कर ले और फिर इनको क्या कर दें, इनका वेक्टर सम कर दें। तो इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर इन सारे चार्जेस के कारण टोटल इंटेंसिटी मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो अब हम वेक्टर सम करते हैं सभी का। ठीक है, E इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हुई E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस EN। ठीक है, तो E1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 1/4πε0 इनटू Q1/R1² इनटू R1 कैप, ये वैल्यू थी, प्लस E2 के कारण 1/4πε0 Q2/R2² इनटू R2 कैप, प्लस E3 के कारण क्या वैल्यू थी 1/4πε0 इनटू Q3/R3² इनटू R3 कैप, प्लस n चार्ज के कारण 1/4πε0 इनटू Qn/Rn² इनटू Rn कैप। ठीक, अब हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए E की वैल्यू हम यहां पे निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक, E इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, ये कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या बचा Q1/R1² इंटू R1 कैप प्लस Q2/R2² इंटू R2 कैप प्लस Qn/Rn² इंटू Rn कैप, n नंबर आर्बिट्रेरी में। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4πε0 सीना बोलता है। ठीक है, Qi/Ri² इंटू Ri कैप, ith नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। सो कहीं पर अगर हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ चार्जेस हैं, बात समझ गए, अगर नंबर ऑफ चार्जेस हैं उनके कारण अगर किसी पॉइंट पे आपको कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए, तो जैसे आपने कूलम लॉ में किया था कि हर चार्ज के कारण प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या करते हैं, हर चार्ज के कारण जिस पॉइंट पे जिस चार्ज की हमको वैल्यू निकालनी थी फोर्स की, हर इंडिविजुअल चार्ज के कारण उस पर हम फोर्स कैलकुलेट करके फिर वेक्टर सम कर देते हैं। सेम है कि अगर नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है, और किसी पॉइंट पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर आपसे कह रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए, तो पहले हर चार्ज के कारण वहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। ये मानिए Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, तो आप सबके कारण वैल्यू कैलकुलेट कर लें। E1 कर लिया, E2 यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, E3 कैलकुलेट कर लिया, E4 कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, सभी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए और फिर उनका यहाँ पर क्या कर लीजिए, वेक्टर सम कर दीजिए। तो इस पॉइंट पर सारे डिस्क्रीट नंबर ऑफ चार्जेस के कारण आपको उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। बात समझिए सभी लोग, ओके। ठीक है, अब न्यूमेरिकल की बात करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं छोटे मोटे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम, 2 point charges 2 × 10⁻⁷ coulomb and 1 × 10⁻⁷ coulomb are 1.0 centimeter apart. What is the magnitude of the field produced by the either charge at the site of the other? कह रहा दो चार्जेस हैं,
एक चार्ज मान लेते हैं ये Q1 है और कुछ दूरी पर एक दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है। तो ये फर्स्ट चार्ज है, Q1 की वैल्यू कितनी दी है, 2 × 10⁻⁷ कूलम। Q2 की वैल्यू कितनी दी है, 1.0 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, एक दूसरे से डिस्टेंस कितनी दी है, r 1.0 सेंटीमीटर, इतनी डिस्टेंस पे रखें। कह रहा है कि दोनों चार्ज एक दूसरे पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ईच चार्ज ड्यू टू ईच अदर, एक दूसरे पर कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब Q1 के कारण यहाँ पर हमको बताना है वैल्यू E की, ठीक है, और इसके कारण हमको यहाँ पर वैल्यू बताना है E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको बतानी है, ठीक है, E की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू चार्ज Q1 ऑन Q2, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे Q1 के कारण Q2 पर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फॉर्मूला आपको पता है कि भाई अगर F देखें, ठीक है, फोर्स, अगर इनके बीच फोर्स देखें तो फोर्स का क्या फॉर्मूला है, K Q1 Q2 अपॉन r², ये आएगा। E की क्या वैल्यू आएगी, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। कौन सी वैल्यू रखेंगे आप, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B, यहां पर जो चार्ज है Q1, इसके कारण इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी B पे। मतलब यहां पर जो चार्ज Q1 है वो क्या हो गया, सोर्स चार्ज हो गया, और यहां पर जिस पॉइंट पे आपको पता करना है, ये पॉइंट यहां पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया, तो मतलब यहां जो चार्ज रखा होगा वो क्या होगा, इन जनरल अगर रखा हो तो क्या होगा, टेस्ट चार्ज। तो हम डिवाइड किससे करते हैं, जहां पर हमको पता करना होता है ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे E, वहां पर जो टेस्ट चार्ज होता है उससे डिवाइड करते हैं ना, तो यहाँ किससे डिवाइड करेंगे, Q2, मतलब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K1 Q2 बाई r² इंटू Q2, मतलब यहाँ वैल्यू क्या आएगी, K Q1 बाई r², ये वैल्यू आएगी। मतलब इसके कारण इस वाले चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या होगा, E इज इक्वल टू K 9 × 10⁻⁹, आपको पता है उसने कहा वैल्यू ले लीजिए 1/4π की स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब फ्री स्पेस में वैल्यू जो भी मिलेगी, इनटू Q1 की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁷ अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 × 10⁻⁻² का स्क्वायर, ये हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर, मीटर बदलेंगे तो E इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, E1 मतलब पॉइंट B पे जो वैल्यू आएगी 9 × 10⁹ इंटू 2 × 10⁻⁷ अपॉन 10⁻⁴। चलिए 9 × 2 = 18 इंटू ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 13 हो गया, और 10⁻⁶ बचेगा, ठीक है, ये 1.8 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। ये हमने E1 कैलकुलेट, E1 का मतलब क्या है, E1 का मतलब है ड्यू टू चार्ज Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट चार्ज Q2 या एट पॉइंट B, ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल सी कि Q2 के कारण Q1 पॉइंट A पे, यहाँ Q1 से आ जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो हम कहेंगे E2 इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पर पता करना है, दिस इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और किसके कारण पता करना है, Q2 के कारण, दिस इज सोर्स चार्ज, तो K Q2 अपॉन r², ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा भाई, फोर्स निकालेंगे K Q1 Q2 बाई r², यहाँ पे पता करना, तो यहाँ जो चार्ज रखा है टेस्ट चार्ज कंसीडर करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो Q1 Q1 कट जाएगा, क्या बचेगा, Q2 बचेगा, तो 9 × 10⁹ इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है, 1.0 × 10⁻⁷ अपॉन डिस्टेंस 10⁻⁻² का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देख लीजिए, ये 9 है, 10⁻⁴ है, 9 × 10⁻⁶, 9 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। ये किसके कारण निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन चार्ज Q1 एट पॉइंट Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। आपने सिंपली फॉर्मूला लगाया और कैलकुलेट कर लिया, ये बात समझ में आ गई होगी सभी लोग को, ओके।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखा कि 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 5 into 10 की पावर माइनस 9 कूलम एंड 20 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। कह रहा है कि दो चार्जेस है, ठीक है। एक मान लीजिए आपका चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज कितना है, Q2 है। चार्ज Q1 की वैल्यू आपको यहाँ पर दी है, चार्ज Q1 की वैल्यू है 5 into 10 की पावर माइनस 9 कूलम। Q2 की वैल्यू कितनी दी है, Q2 की वैल्यू दी है 20 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम, राइट। अब कह रहा है कि इनको इनके बीच जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, मतलब इनके बीच जो डिस्टेंस है r इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, 2 मीटर दिया है, ठीक। अब कह रहा है कि इन चार्जेस को जोड़ने वाली जो लाइन है, ज्वाइनिंग द लाइन, जो लाइन को जोड़ रही है, उस पे ये पता करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर 0 होगी, ठीक। अच्छा, मान लीजिए कोई पॉइंट रैंडमली ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये मान लीजिए पॉइंट बी है, और हमने मान लिया ये पॉइंट सी। हम मानते हैं पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, ठीक। कैसे, ये भी देखने वाली बात है। जो यहां पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है 5 into 10 की पावर माइनस 9 कूलम, और यहां पर जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव है 20 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। दोनों चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर कोई इन लाइन के बीच, ये जो लाइन ज्वाइन करें, इनके बीच में कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक है, तो इस चार्ज Q1 के कारण यहाँ पर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह से होगी, E1, राइट, होगी। अगर Q2 के कारण देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। मतलब पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने देखा, तो मतलब ये संभावना है कि यहाँ पर किसी पॉइंट पे वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन किस पॉइंट पे होगी ये देखने वाली बात है, ठीक है। चलिए, हमने मान लिया कि पॉइंट सी यहाँ से कितनी दूरी पर है, x। हमने माना कि यहाँ से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट सी है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ से कितनी दूरी पर पॉइंट बचा, ये डिस्टेंस कितनी बची है 2 माइनस एक्स, कितनी बची 2 माइनस एक्स, ठीक। तो अब हम आगे कैलकुलेट करें। उसने कहा है कि जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है, ठीक है, जो लाइन को ज्वाइन कर, इस लाइन पे पता करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर 0 होगी। अच्छा, यहां पर पॉइंट सी पर हम पता करें कि Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी ड्यू टू चार्ज Q1, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज Q1। चार्ज Q1 के कारण यहाँ इस पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, हमने माना कि चार्ज Q1 के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कितनी है, E1 है। दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इधर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो अब हम देखें E1 इज इक्वल टू, E1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक, K Q1 अपॉन R स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होगा, K Q1 अपॉन R स्क्वायर F बाई Q होता है, ठीक है, या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर, या उसकी जगह में K रख दिया। K की वैल्यू क्या है, 9 into 10 की पावर 9 into Q1, Q1 की वैल्यू कितनी दी है 5 into 10 की पावर माइनस 9 अपॉन डिस्टेंस इनके बीच कितनी है, ठीक है, डिस्टेंस है, ठीक है। ये पॉइंट सी पे हम पता कर रहे हैं ना, इस चार्ज Q1 के कारण पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का होगा, इससे देखें इधर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, इंटेंसिटी भी इधर होगी, ठीक है। तो अब यहां पर देखें R क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक।
अब आगे देखते हैं कि इस चार्ज Q2 के कारण यहाँ इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, चार्ज Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में, इधर दूर, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो E at point C due to चार्ज Q2 के कारण यहाँ पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो E2 कैलकुलेट कर लेंगे। E2 इज इक्वल टू K, Q2 के कारण है ना, Q2 के कारण यहाँ पर कितना होगा, तो K इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर R स्क्वायर, K या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी होगी, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी दी है, 20 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन R। अब Q2 पॉइंट B पे है और ये पॉइंट C पे हमने माना इंटेंसिटी यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो इसके कारण यहाँ पर इसके और इसके बीच यहाँ पर दूरी कितनी है, टोटल 2 था, इधर से ये x है तो इधर से कितना होगा, टोटल 2 में से ये वाली घटा दें तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, 2 माइनस x का ये क्वेश्चन। अब देखिए अगर यहाँ पर इंटेंसिटी 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, तो 0 कब हो सकती है, यहाँ पर तभी 0 हो सकती है, E1 इधर है E2 इधर है। अगर यहाँ पर E1 बराबर E2 हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर, और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर किधर होगी, इधर, पॉजिटिव चार्ज कारण बाहर की तरफ, तो इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, अगर ये दोनों बराबर हो तो यहाँ पर इस पॉइंट पर दोनों के कारण दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर बराबर हो जाएंगी तो नेट क्या हो जाएगी वैल्यू, E की 0 हो जाएगी। चलिए कर लेते हैं, दोनों वैल्यूज को हम आपस में बराबर कर लेते हैं। ठीक है, E1 की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, E1 है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ E2 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, दिस वन 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 20 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको नीचे भेजेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या है ये वैल्यू, आपने पढ़ा होगा पहले, मैथ की छोटी सी बात है, 5 इंटू 10 की पावर -9 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -19 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, 5 को उठा के यहाँ नीचे में दिए, 5 4 जा क्या हो जाएगा, 4 टाइम जाएगा, 5 4 जा 20, ये कितना हो गया 4 इंटू 10 की पावर -19 और ये है 10 की पावर -9। ठीक, तो अब क्या होगा, आजाद। ठीक है, सवाल में एक चीज आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये वैल्यू भी 10 की पावर -19 है एक्चुअली, दिस वैल्यू इज आल्सो 10 की पावर -19, 5 इंटू 10 की पावर -19 है ये, सॉरी 9 ले गया। ठीक है, तो यहाँ पर -19 होगा एक्चुअली, 5 ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 5 से इधर ये 4 टाइम गया तो 10 की पावर -19 और -19 ये भी करेगा, ये रहेगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, या इसको ऐसे लिखें 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, जब स्क्वायर रूट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक, तो 2 अगर प्लस वाली वैल्यू ले, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो 2 इज इक्वल टू 2x और ये x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का x, तो 2 इज इक्वल टू क्या होगा 3x, तो x बराबर क्या होगा 2/3 इज इक्वल टू, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2/3, एक वैल्यू आ गई। अगर यहाँ माइनस साइन है, -2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो ये क्या हो जाएगा -2 ब्रैकेट खोलेंगे -2 प्लस x इज इक्वल टू 2x, x इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 2x माइनस x बराबर x इज इक्वल टू क्या आ गया -2, x इज इक्वल टू क्या आ गया -2।
देखिए दो वैल्यू आपके पास आई है, एक वैल्यू आई है x इज इक्वल टू 2/3 और एक आई है x इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, अब आप खुद ही देख सकते हैं बहुत अच्छे से, ये चार्ज Q1 था, ये चार्ज Q2 है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ये 5 × 10⁻⁻19 है, ये 20 × 10⁻⁻19 है। ठीक है, अब अगर यहां से हमने माना था पॉइंट C कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। ठीक है, अगर x बराबर 2 ले तो यहां से 2 मीटर पे ये पॉइंट आ C। अगर x 2/3 आया, पॉजिटिव का 2/3 आया, x इज इक्वल टू 2/3 पॉजिटिव का, यहां से 2/3 मीटर पे ये पॉइंट होगा। ठीक, अगर x बराबर -2 में, x बराबर -2 का मतलब क्या है, इधर आएगा पॉइंट इधर कहीं है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है कि पॉइंट यहां कहीं हो? क्यों? क्योंकि यहां पर पॉइंट होगा तो Q1 के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इस तरफ होगी और Q2 के कारण भी यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इससे बाहर की तरफ होगी, E2 भी यहीं पर होगी। तो क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, या तो E1 + E2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, E1 + E2 हो जाएगी, मतलब 0 नहीं होगी। इसका मतलब जो सही आंसर है वो क्या है आपका, x इज इक्वल टू 2/3 मीटर। ठीक, दिस इज द करेक्ट आंसर। मतलब यहां से इस पॉइंट से A से 2/3 मीटर पे 2/3 मीटर पे यहां कोई पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, बात समझ गए सभी लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो न्यूमेरिकल बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस, पहला पॉइंट चार्ज है QA 3 माइक्रोकूलम एंड QB -3 माइक्रोकूलम। एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है। आर लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। ठीक है, चार्जेस जो है वो 20 सेंटीमीटर दूर है वैक्यूम में। ठीक है, पहला फाइंड क्या करना है, ठीक है, फर्स्ट थिंग क्या फाइंड करना है, ठीक है, कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। कह रहा है कि एक चार्ज है ये QA, ठीक है, और दूसरा चार्ज है ये QB। इनको एक ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये एक लाइन इनको ज्वाइन कर रही है। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, कह रहा है कि पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। ठीक है, और ये जो पॉइंट O है ये एक्चुअली है मिड पॉइंट O। इनका जो ये 20 सेंटीमीटर अपार्ट है दोनों चार्ज, इनका कोई मिड पॉइंट ये है और ये मान लिया गया मिड पॉइंट क्या है, O है। कह रहा है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है मिड पॉइंट O पर। ठीक है, कि मिड पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अच्छा, QA जो है वो पॉजिटिव है, QA की वैल्यू हम देख लेते हैं। QA जो है वो 3 माइक्रोकूलम है, मतलब 3 × 10⁻⁻6 कूलम, और QB जो है वो कितना है, वो -3 माइक्रोकूलम है, -3 माइक्रोकूलम, -3 × 10⁻⁻6 कूलम, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए QA ये पॉजिटिव चार्ज है आपका QA, इसके कारण अगर हम यहां पर देखें पॉइंट O पे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ होगी EA। ठीक है, हमने बताया कि अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में, चार्ज नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसके कारण यहां पर QA चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या होगा, EA इस डायरेक्शन में। QB नेगेटिव चार्ज है, QB की वैल्यू आपको दी है -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो QB नेगेटिव चार्ज है, इस QB के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड O पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो इसकी तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इधर ही होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज EB, ड्यू टू चार्ज QB। ठीक, हमने पहले बात की थी ना, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, शुरुआत में जब बात की हमने बताया
ठीक है। और हमने कहा था अगर चार्ज निगेटिव हो जाए तो क्या होगा, डायरेक्शन अंदर की तरफ इनवर्ट हो जाएगा, टुवर्ड द चार्ज ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण यहाँ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड इधर की तरफ। और ये निगेटिव चार्ज है, इसके कारण डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स दिस चार्ज, इसकी तरफ EA और EB ये। ठीक, तो पॉइंट O पर EA निकाल लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज QA जो पॉजिटिव है। यहीं पर पॉइंट O पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लें ड्यू टू चार्ज QB, वो भी किधर की तरफ होगा, तो वो इनवर्ट होगा, इनवर्ट होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर की तरफ। और फिर दोनों की वैल्यू क्या होगी, जुड़ जाएगी, तो टोटल पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल आएगी। बात समझ रहे हैं, और ये मिड पॉइंट। ओके, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। हम ऊपर का पार्ट मिटा दें अगर आपने नोट कर लिया हो, ठीक है, तो आसानी हो जाएगी थोड़ा। ठीक है, EA की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। EA क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज QA। तो क्या हो जाएगा, K QA अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर। K की वैल्यू हमको पता है कितनी लेंगे, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू QA आपको कितना दिया है, 3 माइक्रो कूलम दिया है, मतलब 3 इंटू 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा। तो 3 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस R कितनी है, 20 सेंटीमीटर है टोटली। और यहां से पॉइंट O मिड पॉइंट है, जहां से कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन ये 100 इंटू 10 की पावर -4। फाइनल क्या आ जाएगा, ठीक है, 9 3 27 इंटू ये 10 की पावर 4 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, राइट। या ये 2 जीरो है यहाँ पे, तो इनको आप अगर कट करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2। ठीक है, तो ये 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा, प्लस का हो गया, तो 11 हो गया। और 11 में से 6 दिया तो कितना हो गया, 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। या इसको लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये आपने EA कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, EA कैलकुलेट हो गया। अब देखिए कि ये चार्ज QA के कारण यहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की। हमने पहले बताया कि QA पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्शन क्या होगा, इधर की तरफ। अब QB निगेटिव चार्ज है, तो QB के कारण यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। QB के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, अंदर की तरफ। तो यहाँ डायरेक्शन ड्यू टू QB, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इधर की तरफ। EB इज इक्वल टू कैलकुलेट कर लेंगे, K इंटू चार्ज हम B वैल्यू से कारण निकाल है, QB अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू, और B पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन यहाँ से मिड पॉइंट की डिस्टेंस वही 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, R स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर। जी हाँ, जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ये है, ये चार्ज जो है वो निगेटिव वैल्यू दी है, ठीक है, माइनस के साथ दिया है, लेकिन यहाँ पर हमने माइनस के साथ वैल्यू नहीं रखी और आपको भी नहीं रखनी है। नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कभी भी नेगेटिव साइन के साथ नहीं रखनी है। हमने ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दिया है कि ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज यहाँ डायरेक्शन क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। हो गया कि नहीं हुआ, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। पहले ही बता दिया कि इधर की तरफ वैल्यू हो जाएगी, इसलिए सिर्फ वेक्टर फॉर्म में वैल्यू साइन के साथ रखनी होती है, जब वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेशन होती है, इसमें वैल्यू नहीं रखेंगे इसके साथ। ठीक है, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन ये 100 इंटू 10 की पावर -4 कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.7 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ठीक, E1 EA की वैल्यू निकाली, EB की निकाली। हमने पहले ही नेगेटिव चार्ज का EB का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज B का डायरेक्शन हमने ऑलरेडी EB इधर की तरफ ऑलरेडी दिखा दिया। और इस तरह टोटल यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, पॉइंट O पे क्या वैल्यू निकल के आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, EA प्लस EB
ठीक है, ये 2.7 इंटू 10⁶, इसीलिए तो ये जुड़े हैं, क्योंकि निगेटिव साइन निकालो पहले ही डायरेक्शन दिखा दिया। कैलकुलेशन में कभी भी निगेटिव में वैल्यू, साइन की वैल्यू नहीं रखेंगे, अगर चार निगेटिव दिए तो। प्लस 2.7 इंटू 10⁶, ये कितना हो गया 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। ये प्रॉब्लम आपकी आ गई। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने कहा निकाल लिया, ए बी लाइन ज्वाइनिंग ए बी उनके मिड पॉइंट पे। बात समझ में? ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर आप लोगों ने नोट कर लिया, मिटा देता हूं इसको। कह रहा है इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10⁻⁻19 इज प्लेस्ड एट द पॉइंट, एट दिस पॉइंट। कह रहा है कि ये पॉइंट ए है और ये आपका क्या है पॉइंट बी। यहाँ पर चार्ज क्यू ए है और यहाँ पर चार्ज कितना है क्यू बी, वैल्यू पता है। कह रहा है अगर इस पॉइंट ओ पर एक निगेटिव टेस्ट चार्ज, मतलब वैल्यू से क्या है -1.5 इंटू 10⁻⁻19, एक निगेटिव टेस्ट चार्ज कह रहा है यहाँ पर अगर रख दिया जाए, इस पॉइंट पे प्लेस कर दिया जाए, What is the force experienced by the test charge? टेस्ट चार्ज के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, राइट? तो या तो इस वैल्यू को हम सीधे निकाल लें, ठीक है। ये क्यू ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, यहाँ पर टेस्ट चार्ज निगेटिव। क्यू ए के कारण इस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा, राइट। ये क्यू बी ये ऑलरेडी निगेटिव भाई, यहाँ -3 माइक्रो कूलम दिए, तो इसके कारण यहाँ पर जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो भी क्या होगा, इधर होगा कि नहीं। तो चाहे तो आप इसको सीधे कैलकुलेट कर लें, ठीक है। इज इक्वल टू, आपको पता है इंटेंसिटी क्या होता है, एफ अपॉन क्यू, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज की वैल्यू आपको दी है, ठीक। एफ निकालना है आपको, एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट। ई आप निकाल चुके हैं इससे पहले, ई शायद आपने निकाला था 5.4 इंटू 5.4 इंटू 10⁶, ई की वैल्यू टोटल यहाँ पे इंटू क्यू नॉट, और टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या है 1.5 इंटू 10⁻⁻19, या पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है। तो 1.5 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर टोटल फोर्स आपका निकल के आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ से टोटल वैल्यू निकाल लीजिए। 0.1 इंटू 10⁻⁻13 टोटल आ गया वैल्यू, ठीक है। F इज इक्वल टू ई नॉट इंटू टेस्ट चार्ज वैल्यू, टेस्ट चार्ज वैल्यू। देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू माइनस के साथ नहीं रखी है, नहीं रखनी है, क्योंकि आप पहले ही बता रहे हो कि चूंकि नेगेटिव टेस्ट चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इस तरफ होगा। आपने बात बता दी, दोनों फोर्स के कारण फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, तो हमने टोटल वैल्यू इनकी रख ली, मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये फार्मूला आपको पता है, आपने टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब आप समझ गए इस बात को, ठीक है। देखिए एक बात और, जब भी अभी इससे पहले हमने जो न्यूमेरिकल किया था, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की थी, एक बात का ध्यान रखिए कि कभी भी अगर ये पूछता है, अगर इस तरह के सवाल आते हैं कि एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, अगर ये पूछता है कि ये दोनों चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर जीरो होगी, जो इसके पहले चार्ज किया था। अब मान लीजिए दोनों चार्ज पॉजिटिव ही, ठीक है, Q1 Q2 दोनों चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां जीरो हो सकती है। अगर हम इसके इधर कोई पॉइंट लें, ठीक है, यहाँ तो यहाँ पर इसके कारण पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, और इसके कारण वीक होगा, लेकिन ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड ही होगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन यहाँ पर E2 के कारण भी होगा। तो यहाँ दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या संभावना है कि जीरो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नहीं बना। ऐसे ही इधर देख लेगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर, इधर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, संभावना है नहीं,
लेकिन अगर इनके बीच में देखें तो संभावना बनती है, क्योंकि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर किसी पॉइंट पे देखें तो इधर डायरेक्शन में आएगी, और इसकी भी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे इधर डायरेक्शन में आएगी, तो ये पॉसिबिलिटी है। अब अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए, ये प्लस Q1 है, ये मान लीजिए माइनस Q1 हो जाए। अब प्लस Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए कहाँ, अगर इनके बीच में हम कहीं पर देखें, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके कारण इसके बीच मान लीजिए एक पॉइंट ले लो, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इधर की तरफ होगी सपोज। अब ये निगेटिव चार्ज है, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, निगेटिव चार्ज की तरफ होती है, इन्वॉल्व होती है ना, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह की E2, मतलब अब संभावना नहीं है इनके बीच में जो है किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होने की। अच्छा इधर देखिए सपोज, तो यहाँ Q2 चार्ज है, Q2 निगेटिव चार्ज है, पहले बता चुके, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इसकी तरफ होगी इधर पे, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की पॉसिबिलिटी है 0 होने की। ठीक है, तो आपको ये जब भी दो आंसर निकल के आते हैं तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि कौन सा, अब ये डिपेंड करेगा कि Q1 की वैल्यू कितनी है और Q2 की वैल्यू कितनी है, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है उस हिसाब से पता चलेगा कि इधर हो सकता है या इसके इधर हो सकता है। बात समझ रहे कि नहीं, क्योंकि भाई अगर ये बड़ा चार्ज है, वैल्यू ज्यादा है, तो इसके कारण यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन इसके कारण यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी, बहुत कम होगी, क्योंकि वो ज्यादा दूर है। जैसे जैसे हमने कहा है डिस्टेंस बढ़ती जाती, इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन प्रोपोगेट करेगा इनफाइनाइट तक, लेकिन इंटेंसिटी लगातार डिक्रीज होती जाती है जैसे दूरी बढ़ती जाती है। बात समझ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए, ठीक है, ये आपके लिए, अभी ऐसे ही सवाल मैंने करा है, ये आप करिए और फिर मुझे बताइए। ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, 2 पॉइंट चार्जेस आप +16 microcoulomb and -9 microcoulomb are placed 8 centimeter apart. Determine the position of the point of the point at which resultant electric field will be 0। कह रहा है एक चार्ज +16 माइक्रोकूलम है, एक -9 माइक्रोकूलम है, प्लेस्ड है एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर अपार्ट। तो कह रहा है कि पोजीशन बताइए जिससे कि वो पॉइंट, उस पॉइंट की पोजीशन बताइए जहां पर रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 होगा। अब वैसे ही आपको देखना है कि कहां पर पॉइंट हो सकता है, एक्स डिस्टेंस मान के करिए, एक्स की जो वैल्यू आएगी उससे आपको पता चल जाएगा कि 2 वैल्यू मान ली आती है तो पता चल जाएगा कि ये वाली वैल्यू सही है, जो इधर दिखा रही है, जो इधर दिखा रही है वो सही है। ये पॉइंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे बताइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू।